Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie imagination. Do become our member at Patreon and also sign up for our courses 12x Debunking Mythology course and 12x Yoga Sutra course. Also, you can sign up for our courses online through messages that we send you. You can also send it through the websites which are coming up very shortly. The one more thing which you can do to help us is that before you accept the word mythology for ancient history, including native history, consider the meaning. And the meaning, which I already told you, is mythology comes from the science or study of fake, lie, or imagination. This word was especially given to the people of the culture who were actually could not, whose history was purposely hidden. Like Native Americans were existing on this land of America for a very long time. It was the Europeans who discovered it. And Europeans completely destroyed their culture. They inhabited the land. It was a conquest, and that happened. So that history is the fake history. I have a very special guest. The show will be in Hindi, but the scrolls will be running on the bottom, the subtitles, so you can watch it. So let us welcome Sri Rajesh Shukla ji. Namaskar, Rajesh ji. So Rajesh ji has done a lot of work on Delhi in the previous kings of Delhi, पुराने राजवंश, भारत दिल्ली के राजवंश, और उन्होंने तानसेन की अपनी नई पुस्तक भी आने वाली है। तो हम लोग दोनों विषय में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो बहुत ही दिल्ली वालों को भी बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं शो से पहले बात कर रहा था, मुझे लगा कि दिल्ली का इतिहास, दिल्ली नाम तो कहीं है ही नहीं। तभी मुझे पता लगा इनसे कि क्या नाम है। तो वही क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। ये दिल्ली के नाम का इतिहास क्या है, पहले ये बताइए हम सबको। ऋतु जी से भी विसंगति हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली को अपहरित कर लिया गया। अपहरित इस तरीके से किया गया कि दिल्ली का जो 5,000 साल का जो कहना चाहिए तथ्यात्मक इतिहास है, उस इतिहास को दबा के जो 200 साल या 250 साल का जो मुगलों का काल रहा है, उस कालखंड को सबसे ज्यादा महिमा मंडित किया गया। यानी मनगढ़ंत कहानियां प्रस्तुत करके ये दिखाया गया कि दिल्ली जो है मुगलों ने बसाया। जबकि वास्तविकता ये है कि राजबली पुस्तक है कांगड़ा भाषा में, उसमें 4700 वर्ष का पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ है। उसमें बताया गया है कैसे खांडप्रस्थ था, पहले दिल्ली का सराउंडिंग इलाका, फिर उसके बाद वो इंद्रप्रस्थ बना। उस पुस्तक में बताया गया है कि जो युधिष्ठिर का वंश था, वो छाछठ वंशों ने करीब 1700 वर्ष तक दिल्ली में शासन किया है, आज की दिल्ली। तब वो इंद्रप्रस्थ थी। तो दिल्ली को लेके एक बड़ी कहना चाहिए कि बड़ी भ्रामक चीजें प्रस्तुत की गई। और मैं वही पुस्तक में यही एक स्पष्ट किया गया है कि वास्तव में दिल्ली मुगलों ने नहीं बसाया, बल्कि मुगलों ने तो 17 बार दिल्ली को उजाड़ा है। दिल्ली को दिल्ली का जो स्वर्णिम काल है, वो कुल मिला के हिंदू राजवंशों के समय पे। जैसे दिल्ली का जो पुराना नाम था वो खांडप्रस्थ था, खांडप्रस्थ से वो इंद्रप्रस्थ बना, इंद्रप्रस्थ बनने के बाद वो ढिल्लगी बना। कानपुर के राजा थे, वो जब दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को जीते, तो उनके सेनापति ने, जिसको आज आप महरौली क्षेत्र कहते हैं जहां कुतुब मीनार है, उस क्षेत्र को उन्होंने ढिल्ली का नाम दिया। वहां एक छोटी सी बस्ती थी, उसका नाम पड़ा ढिल्ली का। वो जो बस्ती थी, जब राजा अनंगपाल यहाँ आए और इस इलाके को जीत के उन्होंने अपना राज स्थापित किया, तो उन्होंने लाल कोट बसाया। लाल कोट जो था उस समय पर 12 कोस का पेरीफेरी था उसका, यानी कि उसका जो बाउंड्री थी वो 12 कोस में थी। वो 12 कोस का अंदाजा लगाए कि शायद 2.5 से 3 किलोमीटर एक कोस होता है। तो जो लाल किला है, जिसको कहा जाता है कि मुगलों ने बनवाया है, वो लाल कोट के अंदर था। और लाल कोट के अंदर होने के कारण ये पूरा जो दिल्ली का इलाका है,
पूरा लाल कोट के पेरीफेरी में आ गया और दिल्ली का एक छोटी सी बस्ती रह गई और लाल कोट एक बड़ा इलाका बन गया। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा बने तो उन्होंने उसी ढिल्लिका को अपनी राजधानी बनाया। धीरे से उसका अपभ्रंश हुआ और ढिल्लिका से वो दिल्ली हो गया। तो दिल्ली का इतिहास जो है वो मेरे पास जो तथ्य हैं जो मैंने अपनी पुस्तक में दिया है उसके हिसाब से करीब 5,000 साल का अच्छा खासा समृद्धशाली इतिहास दिल्ली का। फिर दिल्ली में जब मुगल आए तो मुगल स्थायी तौर पे 200 साल तक यहाँ शासन नहीं की। बीच में कई ऐसे राजवंश हुए हैं जिन्होंने मुगलों को परास्त करके दिल्ली के लाल किला पे भगवा ध्वज लहराया। मराठा काल आया, उन्होंने भी भगवा ध्वज लहराया। अब कुछ चीजें आप देखेंगे, कुछ या तो हम उसको भूल माने या उसको दयालुपन माने। जैसे 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया और हर बार उनको छोड़ दिया गया। अब ये भूल थी या दयालुपन था? क्योंकि राजा जो वीर राजा थे, भारतीय राजा जो हिंदू राजा थे, वो वीर थे। वीर होने के साथ साथ वो दयालु थे। उन्होंने न तो कभी अपनी प्रजा को कष्ट दिया, न उन्होंने कभी किसी के प्रति इतनी आक्रामकता या इतनी हिंसा उनके मन में कभी नहीं थी। इसीलिए मोहम्मद गौरी को हराने के बाद भी राजा पृथ्वीराज चौहान उनको छोड़ देते थे। लेकिन बाद में वही गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही मारा गया। अब आपको एक और फैक्ट मैं देता हूं। 15वीं शताब्दी में तैमूर लंगड़ा जब भारत में प्रवेश करता है तो दिल्ली पहुंचने तक जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 1,70,00,000 हिंदुओं की हत्या करवाया था। तैमूर जो था रिकॉर्ड के हिसाब से नाजायज औलाद, मुगलों में नाजायज औलाद थी। इसी वजह से उसको सरनेम लगाने का अधिकार नहीं था। आप रिकॉर्ड में देखेंगे कि तैमूर अपने नाम के पीछे न खान लगा सकता था, न पठान लगा सकता था, कुछ नहीं लगा सकता था, न शाह लगा सकता था। कारण यह था कि वो निष्कासित। लेकिन इतना हिंसक था वो कि जब वो भारत में राज करने के इरादे से घुसा तो घुसने के बाद उसने सबसे पहला काम किया हिंदुओं का कत्लेआम। और ये रिकॉर्ड में है कि 1,70,00,000 हिंदुओं की हत्या करवाने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में खिज्र खान को, जो सूबेदार था उसका, उसको दिल्ली सौंप के वो वापस चला। तो दिल्ली को लेके अदिति जी बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। हमारे इतिहासकारों ने भी बड़ा अलग अलग तरीके से दिल्ली की कहानी को प्रस्तुत किया। और मुझे लगता है इसी वजह से दिल्ली की जो एक पूरी पटकथा बनाई गई वो ये बनाई गई कि दिल्ली को मुगलों ने बसाया, तुगलकाबाद। अब तुगलकाबाद से तो ये लग रहा है किसी मुस्लिम ने बसाया हो, जबकि हकीकत ये है कि राजा अनंग पाल के पुत्र जो थे तुगलक, उनके नाम पे तुगलकाबाद बसा हुआ। फिर अब आप देखेंगे कि राजा बीसल देव थे। बीसल देव के नाम से तो मुगल थर थर कांपते थे। आपको मैं एक छोटा सा और उदाहरण दूंगा। अजमेर में एक, आपने पढ़ा होगा इतिहास में लिखा हो, 2.5 घर का झोपड़ा और उसको कहा जाता है वो मस्जिद है। राजा बीसल देव ने वहां पे संस्कृत विद्यालय खोला था और उस संस्कृत विद्यालय को इन्होंने मस्जिद में तब्दील कर दिया। यदि कोई मस्जिद बनाई गई तो क्या 2.5 दिन में मस्जिद बन जाएगी? नहीं बन सकती। और उस मस्जिद की दीवारों में आप देखेंगे तो आज भी संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। तो किसी मस्जिद में संस्कृत के श्लोक हो सकते हैं? अब लाल किला के बारे में कहा जाता है कि लाल किला मुगलों ने बनाया। ठीक है साहब, हम मानते हैं मुगलों ने बनाया। अब लाल किला के अंदर घूमिए और उसकी बड़ी बारीकी से निरीक्षण करेंगे आप तो वहां अंदर आपको कमल पुष्प बना हुआ मिलेगा, अंदर हाथी बने हुए मिलेंगे। क्या मुगलों के किसी महल में आपको हाथी और कमल पुष्प मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां तो स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। क्या मुगलों ने स्वास्तिक का चिन्ह कभी बनवाया है? और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपका मुगल शासक, लाल किले की बात की जाती है कि लाल किला मुगल ने बसाया है, तो जिस समय पर लाल किले के निर्माण की बात की जाती है, आप ध्यान दीजिए कि स्टीफन की जो पुस्तक है, तो कार्ल स्टीफन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो दिल्ली का लाल किला है, वो दिल्ली का लाल किला बहुत प्राचीन है।
अब एक और बड़ा उदाहरण आप देखिए कि दिल्ली में जो लाल किले के बारे में बात की जाती है, उस लाल किले के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये देखने को मिला है कि एक सेकंड में होता है दिल्ली के लाल किले में। इसमें कहा गया है कि दिल्ली का जो लाल किला है, जैसे प्रोफेसर पुरुषोत्तम नागेश ओक की पुस्तक है दिल्ली का लाल किला लाल कोट, उन्होंने पूरे का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है लाल किले कि कैसे वो हिंदू राजाओं द्वारा बनवाया गया है। दिल्ली के लाल किले में आप देखेंगे दीवाने खास बना हुआ। अब दीवाने खास जिसका नाम दिया गया वहां केसर कुंड है। अरे भाई साहब, कौन मुगल केसर कुंड बनवाता है? दीवाने खास में न्याय चूल्हा लगा हुआ है। अरे कौन सा मुगल न्याय न्याय चूल्हा बनवाता है? तो ओक जी ने एक एक चीज को पूरे तथ्यात्मक तरीके से अपनी पुस्तक में दिया है। तो ये जो तथ्य है, इन तथ्यों को नकार कर और आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं कि दिल्ली का जो लाल किला है वो मुगल ने बनवाया। अब जिस मुगल शासक के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का लाल किला उन्होंने बनवाया है, अब आप देखिए कि उस शासन काल में यानी 16वीं शताब्दी में जब वो शासक था, उस समय पर उसने सत्ता हासिल करने के बाद सबसे पहला निर्देश ये दिया था कि दिल्ली सराउंडिंग या उसके राज के आसपास न तो कोई मंदिर बनवाया जाएगा, ना ही किसी मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। और उसने 1700 हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों को ध्वस्त करवाया। अब वो आदमी जो मंदिरों के खिलाफ था, वो लाल किला के सामने आप देखेंगे गौरी शंकर मंदिर है, लाल किला के सामने दिगंबर जैन मंदिर है। तो भाई साहब, वो इतना धर्मवीर कैसे हो गया कि वो लाल किला के सामने ये दो हिंदू मंदिरों को छोड़ दिया और लाल किला बनवा दिया? जो आदमी मंदिरों का विध्वंस किया हो, वो लाल किला बनवाते समय ठीक सड़क के इस पार आप पाएंगे कि दो प्राचीन मंदिर है वहां, और उन मंदिरों को उसने टच नहीं। तो लाल किला बनवाया, और लाल किला बनवाने के बाद उसने मंदिर छोड़ दिया। इतना धर्मनिरपेक्ष तो वो नहीं था। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि दिल्ली का जो वास्तविक इतिहास है, मुझे लगता है वो वास्तविक इतिहास भारतीयों के सामने रखा जाना चाहिए। दिल्ली के उस इतिहास से उनको अवगत कराना चाहिए जो वास्तव में समृद्धशाली था और हिंदू राजाओं द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से राजतंत्र चलाकर दिल्ली को समृद्धशाली बनाया गया। जी, आगे। ये थैंक यू। इसके नाम आपने एक्चुअली नाम के बारे में पहली बार, मुझे तो पहली बार पता लगा, बिकॉज मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है करंट राजा, मेरा रिसर्च मोस्टली महाभारत रामायण पे रहा है। तो इंद्रप्रस्थ जो खांडव प्रस्थ पे बनाया गया, उसको उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन है कि वो काफी उजाड़ भूमि थी। उसको पांडवों ने अपनी मेहनत से उसको हरा भरा किया, और पत्थर ही थे वहां पे ज्यादातर। और बड़ा सा आजकल का लुटियंस दिल्ली जो बना हुआ है वो उसी एरिया में बना हुआ है जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के महल और मतलब जो असेंबली बनाई गई थी। उसके विषय में आपने कुछ रिसर्च किया है? आजकल का जो लुटियंस। जी, जब खांड प्रश्न था तो खांड प्रश्न के समय पर यहाँ पे यमुना के किनारे एक बस्ती, तब भी ये जंगल का इलाका था। हाँ, यहाँ राजवंश नहीं थे, राजवंश थोड़ा सा दूर थे। जैसे आपका मेरठ और आसपास के जो राजा थे उनके अधीन था ये खांड। तो खांड प्रस्थ के समय पर ये जरूर था कि यहाँ पे कोई बड़ा विस्तारित बस्ती नहीं थी, छोटी बस्ती थी, जंगल का इलाका था। जब इंद्रप्रस्थ बना तो इंद्रप्रस्थ के बाद आपके बागपत, दिल्ली, इन सभी जगहों पर भवनों का निर्माण करवाया गया। अब इंद्रप्रस्थ के बारे में तो ये है कि महाराजा जो युधिष्ठिर थे, उनके 30 वंशज 1745 वर्ष 2 माह 2 दिन तक राज किए। ये रिकॉर्ड है, कांगड़ा भाषा में जो राजवली पुस्तक है उसमें ये रिकॉर्ड दिया गया। पांडव शासन काल में ही विश्वतवा करके राजा थे। उन्होंने पांडवों को परास्त करके, उनके मंत्री थे पांडव वंश के, तो उन्होंने परास्त किया। परास्त करके जब वो राजा बने तो 500 साल तक उनके वंशजों ने यहाँ राज किया, यही इंद्रप्रस्थ के इलाके में। फिर प्रयागराज के जो राजा थे, वो प्रयागराज के राजा ने यहाँ हमला किया, और प्रयागराज के राजा के अधीन जब ये पूरा इंद्रप्रस्थ का इलाका आया तो 9 पीढ़ियों ने यहाँ शासन किया। प्रयागराज के राजा थे धनधर, उनके वंशजों ने यहाँ पे
उनकी वंशजों की 9 पीढ़ियों ने यहाँ शासन किया। उसके बाद शासन आता है राजा विक्रमादित्य। उज्जैनी के अवंतिका के राजा थे विक्रमादित्य। उन्होंने जब दिल्ली के आसपास यानी इंद्रप्रस्थ के आसपास के इलाके को जीता तो इसको वो मालवा में मिला। विक्रमी संवत के दौरान विक्रमादित्य यहाँ के शासक रहे, लेकिन विक्रमादित्य का शासन खत्म होने के बाद 792 वर्ष तक यहाँ कोई शासक नहीं। और तब ये जंगल घना होता गया, क्योंकि यहाँ कोई आबादी नहीं थी, यहाँ कोई बसाहट नहीं थी। इक्का दुक्का घर बने हुए थे, लेकिन कोई बस्ती नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि 800 वर्ष तक ये वन क्षेत्र, और उसी वन क्षेत्र को बाद में फिर से नए सिरे से बसाया गया, जो आपका लालकोट। और वो लालकोट इलाके से इसको फिर से नए सिरे से डेवलप। और लालकोट इलाके में ही आप देखेंगे तो वहां पे लालकोट में एक जलाशय बना हुआ है। लालकोट में ही आपके भवन किला बना हुआ है, जो खंडहर में तब्दील हो गया है। और लालकोट की बाउंड्री बनी हुई, वो बाउंड्री अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कुछ जगहों पर बची हुई थोड़ा बहुत। लेकिन पूरी जो आपके 12 कोस की बाउंड्री थी, वो 12 कोस की बाउंड्री अब क्योंकि घनी बस्ती हो गई, तो लोग बाउंड्री तोड़ तोड़ के वहां आबादी की बसाहट हो। अब ये चिन्हित करना कठिन है कि लाल कोट की बाउंड्री कहाँ कहाँ है, लेकिन महरौली में आज भी खंडहर में तब्दील वो लाल कोट की बाउंड्री है। और वहां पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया राय पिथौरा किला भी है। तो इस तरीके से दिल्ली को लेके भी आप देखेंगे तो अलग अलग पॉकेट में दिल्ली, आज की दिल्ली एक छोटा सा स्वरूप दिखाई दे रहा है। और आज की दिल्ली में मुगल जहां जहां बैठे, वो उन्हीं जगहों पर बैठे जहां हिंदू राजाओं ने अपना खासा समृद्धशाली किला स्थापित किया। मुगलों ने दिल्ली में कोई बहुत बड़ा निर्माण नहीं किया, कि मुगलों ने दिल्ली में कोई बहुत बड़ा निर्माण किया। निर्माण दो लोगों का है, एक हिंदू राजवंश का, दूसरा ब्रिटिश शासन का। मुगलों ने तो हिंदू राजवंश द्वारा निर्मित किए गए भवनों को तोड़ के ही अपना, यानी कुल मिला कहना चाहिए कि उसका अतिक्रमण किया, और अतिक्रमण करके अपना नाम चस्पा कर। इस तरीके से अब दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में एक बड़ा रोचक प्रसंग है दिल्ली का। दिल्ली का रोचक प्रसंग ये है कि जैसे कहते हैं कि मुगलों का शासनकाल बड़ा समृद्धशाली था और बहुत उच्च कोटि से काम किया उन्होंने, दिल्ली को बसाया, दिल्ली को सजाया। में देखिए ना, दिल्ली में जो मुगल शासन काल था उसका एक अपना रिकॉर्ड है। उसका अपना रिकॉर्ड क्या है कि शासन के लिए सबने एक दूसरे का कत्ल किया। किसका? अपने ही लोगों का। और अपने लोगों का कत्ल करते हुए वो लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ के उन्होंने ये दिखावा किया कि भाई, अब जैसे हम 1285 मिले, 1285 में बंगाल के मुगल शासक थे बुगरा खान, उनके पुत्र थे कैकबाद। कैकबाद, तो कैकबाद यहाँ आए, और यहाँ आके उन्होंने अपना कब्जा जमाया दिल्ली में। फिर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ की सत्ता संभाली, और उन्होंने सिरी फोर्ट के पास एक छोटा सा कोठी बनवाया। 1596 में जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा को मार के अलाउद्दीन खिलजी यहाँ के सत्ता किया है। जीते नहीं थे, अपने चाचा के कत्ल करके वो यहाँ का सत्ता हासिल की। 1321 में गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलकाबाद को राजधानी बनाते हैं। तुगलकाबाद किसका था? राजा अनंगपाल के बेटे का था, उसका बसाया हुआ था, तो उन्होंने उसको राजधानी बनाया। 1350 में मोहम्मद आदिल शाह ने जहां पनाह नगर, जिसको आज चिराग दिल्ली कहते हैं, दक्षिण दिल्ली का एक छोटा सा इलाका है चिराग दिल्ली, वो जहां पनाह नगर बनाया। फिर 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने, जो एक कोटला गांव था, उस कोटला गांव को उन्होंने फिरोज शाह कोटला कर दिया। 1414 में, जिसका हम जिक्र अभी पहले भी कर चुके हैं, खिज्र खां। खिज्र खां को यहाँ की सूबेदारी सौंपी किसने? तैमूर ने। तैमूर जब यहाँ दिल्ली में आए, अब मुगलों को ही परास्त करके जब वो यहाँ के शासक बने, तो उन्होंने खिज्र खां को यहाँ की बागडोर सौंपी और वापस चले। 1421 में मुइनुद्दीन मुबारक शाह ने मुबारकपुर कोटला, यानी कि एक फिरोज शाह कोटला है, दूसरा मुबारकपुर कोटला है, तो कोटला बीच में आ गया। एक तरफ फिरोज शाह ने अपना आक्रमण वाला स्थान बनाया, दूसरी तरफ मुबारक शाह ने बनाया। फिर 1443 की हम बात करें तो सरबतुल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। वो कौन थे?
वो सरबतुल मुल्क मुल्क जो थे वो मुबारक शाह के मंत्री थे। तो उनके मन में लालच आया कि हम राजा क्यों नहीं बन सकते, हम शासक क्यों नहीं बन सकते, तो उन्होंने मुबारक शाह की हत्या कर दी। 1530 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया। अब दीन पनाह नगर कहाँ पे है? दीन पनाह नगर एक छोटी सी बस्ती, कहाँ बसी हुई, दिल्ली के बगल में। अपना नाम बनाने के लिए यहाँ के लोगों को उठा के वहां बसाया गया, और बसा के उनका इस्लामीकरण किया गया कि यहाँ जो बसेगा वो इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा। ये हुमायूं का शासनकाल था। फिर उसके बाद आप आगे आएंगे तो 1540 में शेर शाह सूरी ने शेरगढ़ बनाया। उन्होंने हुमायूं को पराजित किया, पराजित करके दिल्ली पे कब्जा किया, और कब्जा करके उन्होंने शेरगढ़ बनाया। 1546 में सलीम शाह ने दिल्ली का नया नाम सलीमगढ़ दे, तो दिल्ली के बगल में उन्होंने एक मोहल्ला बनाया, उसका नाम दे दिया सलीमगढ़। तो पूरी दिल्ली क्या हो गई? सलीमगढ़ हो गई। 1628 में शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया। शाहजहानाबाद कौन सा? वही पुरानी दिल्ली का इलाका जिसको कहते हैं कि लाल किला माननीय मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया। उन्होंने क्या किया, उस पुरानी बसी हुई दिल्ली का ही नाम बदल के शाहजहानाबाद कर दिया। वहां कोई बसाहट नहीं करवाई, वहां कोई निर्माण नहीं करवाया, कोई उल्लेखनीय कार्य उनके समय पे नहीं हुआ। उल्लेखनीय कार्य क्या हुआ? उल्लेखनीय कार्य ये हुआ कि उनके शासनकाल में लोगों को मारा गया, काटा गया, उनको धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया, और एक जो भारतीय इतिहास का सबसे पुरातन स्थल है लाल किला, उसको अतिक्रमित कर दिया। ये शाहजहां का इतिहास आज। आज भी अगर आप देखें बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मुगलों के मॉन्यूमेंट्स हैं, हुमायूं का मकबरा, और एएसआई तो दिल्ली में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन देता है, वो मुगल शासन की, एएसआई भारत का। और एएसआई के लेजीनेस बोलेंगे, लैक ऑफ बजट बोलेंगे, जो भी बोल सकते हैं, या मोटिवेशन बोल सकते हैं, मोटिवेशन क्या है, मोस्टली ये सब टाई करता है बजट्स के ऊपर। कौन फंडिंग कर रहा है, कौन फंडिंग। आगा खान ट्रस्ट ने $40 मिलियन दिया था 2-3 साल पहले, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको मैच किया। तो जिस लिए उन्होंने फंड्स दिया था, इसलिए उनको उसका यूज कर रहे हैं लाइटिंग के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई भारतीय बिजनेसमैन जो बहुत रिच है, हिंदू कम्युनिटी से हैं, उन्होंने इस तरह का कोई कोई फंडिंग किया हो, प्राइवेट एंटरप्राइज किया हो, जिसमें ये सब चीजें बाहर लाई जाए। अगर पुराने किले को भी आप देखेंगे अंदर से, उसका जो म्यूजियम है, वहां पे तो आज भी युधिष्ठिर का, कुंती का मंदिर है, आज भी है। और जो परिवार उसको मेंटेन कर रहा है, उसके ऊपर करीब 25 से ज्यादा केसेस किए हुए हैं। और जो लोग इस शो को देख रहे हैं, जरा उनको, उस परिवार को हेल्प करिए जाके पुराने किले के बीच में। और तब जब आप को तथ्य पता लगेंगे कि उस मंदिर को हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो मंदिर महाभारत कालीन मंदिर है। आज तक वहां पे कृष्ण की पूजा हो रही है, क्योंकि सबको मालूम है कुंती महारानी कृष्ण की पूजा करती थी, उस समय भी करती थी जब कृष्ण भगवान थे वहां पे। तो ये जो कैंपेन जो चल रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली। शायद ये पहली बार, मेरे हमारे शो पे तीसरी चौथी बार हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी रजिस्टर नहीं हो रहा है लोगों को कि प्लान तो एक्चुअली ये है कि जितने भी अब्राहमिक सिविलाइजेशंस हैं, वो सारा हिंदू कल्चर को एक म्यूजियम में डालना चाहते हैं। जो अमेरिका के साथ किया, वही वैसा करना चाहते हैं अमेरिका में। यहाँ के नेटिव अमेरिकन अभी म्यूजियम में है, उनको तो वोटिंग राइट्स भी नहीं है, आज भी नहीं है। मतलब जिनका देश है, उनको वोटिंग राइट्स नहीं है अमेरिकन से, क्योंकि वो लोग मानते ही नहीं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को। वो लोग बोलते हैं कि ये हमारा, ये इन्होंने हमारी जमीन छीनी है, तो हम लोग क्यों यहाँ पे वोट करने जाए। वो लोग भी नहीं मानते। उन्होंने आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है अमेरिकन गवर्नमेंट को। तो मतलब ये अभी तक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका भी बहुत शक्तिशाली देश है, लेकिन जो यहाँ के जो मूल निवासी, जो नेटिव अमेरिकन हैं, वो लोग सोचते हैं कि उनका देश को ऑक्यूपाई किया गया। भारत में भी यही स्कीम चल रही है बहुत सालों से, यही स्कीम है। लेकिन बिकॉज रामायण महाभारत की वजह से बची हुई है, क्योंकि उससे लोग जग रहे हैं, बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो हुमायूं का जो हुमायूं है, और जितने भी मकबरे जो बनाए हुए हैं सारे, क्या ये सभी मंदिरों के स्थानों पे बने हुए हैं, या हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस बने हुए हैं? मैं इसमें इतना कहूंगा कि दिल्ली नहीं, पूरे देश, जिस एएसआई की आप बात करते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद जिनकी सरकार बनी, उन सरकारों की तरफ से
फोकस किया गया खास एजेंडे के तहत। अब आप देखेंगे उस समय के शिक्षा मंत्री कौन, उस समय के योजनाकार कौन थे। सीधे आप पाएंगे कि योजनाकार और शिक्षा मंत्री ये सब उस कम्युनिटी के लोग थे जो कम्युनिटी चाहती थी कि यहाँ पे मुगलों का जो अस्तित्व है वो बना न रहे, बल्कि विशाल रूप धारण करे। और इसलिए हुमायूं का मकबरा हो या तमाम ऐसी जगहें जो दिल्ली की हैं, उनको एएसआई की तरफ से प्रोत्साहित किया गया। और जो हिंदू हैं, जिस योग माया मंदिर की आप बात कर रहे हैं, 1061 में जब राजा अनंगपाल यहाँ आए और यहाँ राजधानी बनाया, उन्होंने लाल कोट बनाया, तो उन्होंने योग माया मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। योग माया के बारे में ये कहा जाता है कृष्ण के जन्म से पहले जो उनकी बहन पैदा हुई थी, तो कंस द्वारा जो फेंका गया था मथुरा से, वो बहन यहीं आके गिरी थी। और ये ओरिजिनल योग माया मंदिर है जो महरौली में। लेकिन आज कितने लोग जानते हैं योग माया मंदिर के बारे में? कोई नहीं जानता। लेकिन जामा मस्जिद के बारे में पूरा विश्व जानता कि दिल्ली का जामा मस्जिद, विशाल जामा मस्जिद। लेकिन योग माया मंदिर के बारे में कोई, मैं वही कह रहा हूँ, गौरी शंकर मंदिर, प्राचीन मंदिर, पता नहीं कितनी शताब्दी पहले का वो मंदिर है, मुगलों के आने के पहले का। कितने लोग जानते हैं गौरी शंकर मंदिर के बारे में? कोई नहीं जानता। मराठा जब दिल्ली में शासक बने, तो उन्होंने गौरी शंकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। दत्ताजी शिंदे ने गौरी शंकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन कितने लोग जानते हैं? इसलिए नहीं जानते कि हमारी सरकारों की तरफ से ही हमारे हिंदू स्थलों को प्रोत्साहित नहीं किया गया, खासकर मुगल स्मारकों को ही प्रोत्साहित किया गया। इसलिए पूरी दुनिया हुमायूं के मकबरा को जानती है, ताजमहल को जानती है, और ये जानती है तुगलकाबाद मुगलों ने बसाया। लेकिन बाकी के हिस्से को किसने बसाया, किसी को नहीं पता। आपको एक छोटी सी जानकारी और मैं देता हूं, जब मराठाओं ने यहाँ मुगलों को सत्ता से हटाया था, तो 52 साल तक चौथ वसूली किए थे वो मुगलों से, इसी चांदनी चौक में। बड़ा प्राचीन, बड़ा प्रसिद्ध नाम है चांदनी चौक। इसी चांदनी चौक में चबूतरा था जहां मुगल उनको चौथ दिया करते थे। और मराठा शासन के गद्दी पे बैठा था मुगल, लेकिन शासन चला रहे थे मराठा। ये कितने लोगों को पता? नहीं पता। क्यों? क्योंकि इतिहास में इसको बताया नहीं गया। बताया वो गया है जो एक खास एजेंडा, एक खास वर्ग को आगे बढ़ा के और आगे बना के रखने के लिए उस एजेंडे के तहत काम किया गया। और इसीलिए हुमायूं के मकबरा जैसी चित्रों को प्रोत्साहित किया गया, उसका महिमा मंडन किया गया। और उसको हर तरह से, यानी सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा प्रोत्साहन उन जगहों को मिला, हिंदू धर्म स्थलों को नहीं मिला, हिंदुओं की स्मारक को नहीं मिला। इसी वजह से हम सब हुमायूं के मकबरा को जानते हैं, लेकिन योग माया मंदिर को नहीं जानते। आदि। एक्चुअली एएसआई के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जो के मोहम्मद जी हैं, उन्होंने हमारे शो पर ही आके इंटरव्यू दिया था, मेरे बहुत बात भी करते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले 8 या 9 साल में एएसआई की फंडिंग कट कर दी गई है। और एएसआई में जो भी कार्य हो रहे हैं वो अभी तक, देखिए क्या है ना कि ये जो हेरिटेज साइट्स जो होती हैं, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये कम्युनिटी का काम है। ये जो जिसका जिसका स्थल है उसको मेंटेन करना चाहिए। अगर हम सब कुछ सोचें कि गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि अगर मैं तो अमेरिकन को देखता हूँ या जैसे वेटिकन को देखा, वेटिकन जो है एक मनगढ़ंत आइडिया है। वो मैं बुक्स में लिख चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ, मैं रोम में जाके वीडियोस बना चुका हूँ, कार्डिनल्स के साथ बात कर चुका हूँ। और एक मनगढ़ंत आइडिया है, ग्रीक और रोमन्स की थ्योरी को एक्वायर करके एक एक चर्च बनाया गया। फिर उसके बाद मास स्केल मर्डर्स ऑफ नेटिव्स इन यूरोप। यूरोप में तो 2017 में सुषमा स्वराज जी ने स्वयं जाके बोला था रोमानी भारतीय मूल के वासी हैं। तो पूरा का पूरा यूरोप भी जो रिवर्स, हम जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहीं से लोग जाएंगे ना। तो मतलब पानी का भी अगर देखेंगे तो जहाँ पे बड़ा पानी का बॉडी होगा वहीं से पानी छोटी जगह पे आता है, नेचुरल है। पानी ऊपर होगा तो नीचे आएगा। इस तरह इस जो अभी महाभारत की दृष्टि से देखें तो पूरा एशिया ही भारत है, पूरा एशिया। क्योंकि महाभारत तो मंगोलिया से लेके किर्गिस्तान से लेके सीरिया से लेके कंबोडिया तक हुई है महाभारत। तो वो रिटन रिकॉर्ड है महाभारत के अंदर। चीन कर देता था हस्तिनापुर को, इसका 3 बार रिकॉर्ड है, 4 बार रिकॉर्ड है महाभारत में। तो लेकिन लेकिन जो
आज की जो हिंदू कल्चर सभ्यता है, इतना मतलब एजुकेशन के माध्यम से उसको इतना एक तरीके से नपुंसक बना दिया गया है कि वो स्वयं ही अपने अधिकारों की बात नहीं करते। आप मुझे मैं अमेरिका में रह के मैंने आज तक एक भी वेस्टर्न ऑथर्स को कोट नहीं किया, कभी नहीं करूंगा, करूंगा भी नहीं फ्यूचर में। मैं हमेशा इंडियन ऑथर्स को कोट करता हूँ। और यही सतोलॉजी का शो है। बहुत ही कम अमेरिकन में चाहता हूँ तो लाइन लगा के हम लोग इतने सारे लोग लेके आ सकते हैं अमेरिकन, लेकिन उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। उनको उनको उनका इतिहास पढ़ाया गया है यूरोपियन वर्जन वाला। और भारत की भी यही प्रॉब्लम है कि यूरोपियन वर्जन के इतिहास को हम लोगों ने सत्य मान लिया। जैसे सुमेरिया को लोग बोलते हैं कि वो तो सुमेरियन है। नहीं, सुमेरियन वर हिंदू। सुमेरु शब्द ही हिंदी का शब्द है, भागवतम का शब्द है वो। सुमेरु पहाड़ जो दिव्य पहाड़ है देवताओं का, उसको सुमेरु बोलते हैं। तो सुमेरियंस को उन्होंने बना दिया कि एक एंशियंट सिविलाइजेशन है। और दूसरा आजकल एलियन नॉलेज बहुत चल रहा है, एलियन मिथोलॉजी चल रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग बार बार बोलते हैं कि एएसआई ने कुछ किया नहीं, जबकि एएसआई का मैंडेट है ही नहीं। एएसआई का मैंडेट है जो गवर्नमेंट उसको बोले वही मेंटेन होगा। ये एलेक्स कनिंगम ने जो बनाया, एलेक्स कनिंगम ने हड़प्पा, जो कि हिंदू सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन है, उस शहर के पत्थरों को लाहौर से पेशावर की रेलवे लाइन के नीचे बिछा दिया। आप सबको मालूम है। वो जो रेलवे लाइन बनी है वो एलेक्स, अगर उसको ही खोदा जाए तो सारे मिल जाएंगे हड़प्पन के पत्थर। उसी को खोदा जाए तो रेलवे लाइन को, जिसके ऊपर ट्रेन चलती है आजकल। और वो भी कितना नीचे चला गया होगा, मतलब एटलीस्ट 10 मीटर 20 मिनट नीचे चला गया होगा अब तक, क्योंकि दबता रहता है ऊपर। आप पत्थर डाल रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, बन गया। तो मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे ये है कि पिछले पिछली गवर्नमेंट्स हम सबको मालूम है कौन सी थी, लेकिन ये सब काम गवर्नमेंट्स का नहीं होता। गवर्नमेंट वही काम करेगी जहां से उसको वोट मिलेगा, चाहे कोई भी हो। इलेक्शन जीतना है उन लोग। लेकिन हिंदू सोसाइटी किधर है जो ये सब कामों पे फोकस करे? कोई ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसा नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स है? सिर्फ बोलना बहुत आसान काम है, हम और आप शो पे डिस्कस करें लोगों को सिर्फ एजुकेशन करने के लिए। ये बहुत आसान काम है, क्योंकि ये कोई भी बात कर सकता है, कोई भी। इंडिया तो भरा पड़ा है यहाँ पे। तो मैं लोग, कोई अमेरिकन मुझे पूछता है कि स्पिरिचुअलिटी, मैंने कहा इंडिया में तो रिक्शा वाला आपको आत्मज्ञान दे के चला जाएगा। उसको मालूम है आत्मा अलग है शरीर से, वो बेसिक। उसके पीछे अमेरिकन बिक जाते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन यही है, बार बार मैं ये पूछ रहा हूँ कि हिंदू सोसाइटी किधर है? सिर्फ बात करना, सिर्फ बोलना, बट वेर इज द नॉन प्रॉफिट? कोई व्हीकल है? मुसलमानों ने आगा खान ट्रस्ट को डोनेट दिया कनाडा में, कनाडा से पैसा आया है। और कनाडा से उसने होटलों का जो पैसा है वो उधर डाल दिया। ऐसे कौन से हिंदू बिजनेसमैन हैं जो अपने पैसे को इस चीजों में लगाए? आजादी के बाद यदि हम देखें तो आजादी के बाद हमारे दिमाग में चीज बिठा दी गई कि ये काम सरकार करे। और वो मानसिकता इस तरीके से घर कर गई कि हम हर काम सरकार पर टालें। ये काम सरकार, ये काम सरकार। तो उसी तरह से हमारे मन में ये बात डाल दी गई कि ये मंदिर स्मारक, इनका संरक्षण, इनका जीर्णोद्धार, इनका रख रखाव करने का काम समाज का नहीं है, ये सरकार करेगी। तो ये मानसिकता जो है हमें आगे ले जाने में रुकावट करती है। अब जिन दुनिया के तमाम देशों की बात आप कर रहे हैं, वहां सरकार ने साफ कर दिया है कि ये काम समाज का है और ये काम सरकार का है। अपने यहाँ ये नहीं किया गया। अपने यहाँ सारा ठेका सरकार ने ले लिया, सब काम सरकार करेगी, आप तो आराम करो बस। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यही मानसिकता है। हम मंदिर पे जाके कुछ भी गोद देते हैं, हमारे मन में कहीं कोई एक पैसे का स्नेह नहीं। किसी प्राचीन स्थल पे जाके हम कुछ भी कर देते हैं, हमारे मन में उस प्राचीन स्थल के प्रति कोई स्नेह नहीं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमें उस प्राचीन स्थल के बारे में ना तो बताया गया, ना उसके प्रति स्नेह पैदा किया गया, ना प्रेम पैदा किया गया। हमें तो उस स्थल के प्रति प्रेम और स्नेह पैदा किया ही नहीं गया, तो हम क्यों उसका रखें। रही बात उद्योगपतियों की, तो उद्योगपतियों में मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2014 के बाद, 2014 के बाद एक पहल की गई कि गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण। तब गंगा के मंत्री थे आदरणीय नितिन गडकरी। उन्होंने पहल की और उद्योगपतियों से बात की। मैं उन उद्योगपतियों का नाम नहीं, उन उद्योगपतियों से कहा गया कि प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, पटना, ये जितने गंगा घाट हैं, ये सारे गंगा घाटों का आप बढ़िया सौंदर्यीकरण कराइए।
और उन गंगा घाटों पे आप अपने पिताजी, माताजी और अपने नाम का बोर्ड लगाना चाहते हैं तो आप लगाइए। उसका रख रखाव भी आप करेंगे 10 से 15 साल, तो उसका सौंदर्यीकरण बिगड़ना नहीं चाहिए। उद्योगपति रजामंद हुए, वो तैयार हो गए, वो फंडिंग के लिए तैयार नहीं हुए। उनको कहा गया कि आप सरकार को पैसा मत दीजिए, आप खुद निर्माण करवाइए, अच्छा से अच्छा करवाइए। लेकिन जानते हैं उसके सामने रुकावट क्या आ गई? उसके सामने रुकावट आ गई सरकारी नीतियों की। ये जो अपने बाबू बैठे हुए ना ऑफिस में, वो बाबू लोग अपनी पुरानी नीतियों की फाइल को खोले और उसके बाद बोले डिजाइन हम बना के देंगे, आपको कैसे बनाना है ये हम तय करेंगे, आप अप्रूव लोगे हमारे पास से, अप्रूवल लेने के बाद आप काम करोगे। आप क्या कर रहे हो? आप पहले फंड सरकार के खाते पे जमा करोगे और सरकार रिलीज करेगी। अरे कौन उद्योगपति काम करने आएगा? इतनी चकल्लस पाल के अपना पैसा खर्चा करके कौन काम करने आएगा? तो हमारे यहाँ जो एक बाबू मानसिकता है वो भी इस तरह के कार्यों में बहुत बड़ा रुकावट पैदा कर रही है। राम मंदिर के लिए इतना फंडिंग तो इकट्ठा हो गई, इसलिए इकट्ठा हो गई कि समाज ने अपने हाथ में लिया, लोगों से मिला, और लोगों से मिल के समाज के ही लोगों से पहल करके एक बड़ी धनराशि एकत्र की, और आज उसका भव्य रूप सामने दिखाई दे रहा है। और साल भर के बाद वही भव्य राम मंदिर पूरी दुनिया के सामने होगा। मेरा कुल मिला के कहना ही कि सरकार को हाथ झाड़ के किनारे होना चाहिए और ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये काम सरकार का है, ये काम समाज का है। इसके अलावा हमारे देश के लोगों के मन में उन सभी चीजों के प्रति स्नेह पैदा करने की आवश्यकता है, और स्नेह तब पैदा होगा जब आप उसके बारे में सही जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी दें। जब तथ्य ही नहीं होगा, तथ्य तो कुछ और प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसे में देशवासी कहां से करेंगे? एक देश में दो भाग है। एक भाग है जो अपने धर्म, संस्कृति, पुरातन पद्धति इनको लेके आगे बढ़ना चाहता है। दूसरा उनको कहता है ये तो पुरानी पद्धति वाले हैं, वो उसके विरोध में खड़ा। हम उसी द्वंद में फंसे हुए हैं। आजादी के बाद से हम इस द्वंद से बाहर नहीं हो पाए। ये देश का जो बंटवारा हुआ उसने इस द्वंद का बीजारोपण किया, और आज हम उसी द्वंद के बीच में फंसे हुए हैं। यानी इतने साल के, 70 साल के बाद भी हम उससे बाहर नहीं निकले। हम कितने भी एजुकेटेड हो जाए, हम कितने भी समृद्धशाली हो जाए, हमारी लाइफ स्टाइल बदल जाए, लेकिन हमारा मन कहीं नहीं बदला है। हम आज भी उसी मन के हैं। तो हमारा मन कौन बदलेगा? हमारा मन समाज बदलेगा। और समाज कब बदलेगा? जब समाज ताकतवर होगा। समाज के ताकतवर सरकारों की तरफ से नहीं बनाया जा रहा, समाज को सरकारों ने ही बांट के रखा हुआ, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। हम एक नहीं हो पा रहे, हम उसी गुत्थम गुत्था में उलझे हुए हैं। इसीलिए हमारी धर्म संस्कृति को कहते हैं ना, कि हमारी धर्म संस्कृति को बहुत कम लोग जान पाते हैं, लेकिन पूरा दुनिया जान रहा है। कोरोना काल में हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया ने अपनाया है। हम अखंड भारत की जो बात करते हैं, आपने महाभारत काल की बात की, मैं तो आपको बताता हूँ कि अवंतिका उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अखंड भारत स्थापित किया था कलयुग में। इस्तानबुल की लाइब्रेरी में आप जाइए और जाके वहां देखिए, राजा विक्रमादित्य का पूरा रिकॉर्ड वहां रखा हुआ है। तुर्की में रखा हुआ है, चाइना के बहुत सारे हिस्से में उनका राज था। ये था अखंड भारत। कहाँ है आज? लेकिन आज भी अखंड भारत है। अखंड भारत यदि हम भौगोलिक रूप से न देखें, तो सांस्कृतिक रूप से अखंड भारत निर्मित हो रहा है। दुनिया के तमाम देश हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और इसीलिए हम अखंड भारत के लिए सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि भारत अखंड भारत की तरफ बढ़ रहा। नहीं, ये जो देखिए, भारत भारत जो नाम है बहुत पुराना नाम है। ऋषभ देव के पहले पुत्र भी भरत महाराज थे, उनके नाम पे चला हुआ है। भरतवंशिया जो भी उनके पद चिन्ह पे चलते हैं सबको भारतवंशी बोला जाता है, भरतवंश। भारत, अर्जुन को भी कृष्ण बार बार भारत बोलते हैं क्योंकि वो उसी परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि भारत भरतवंश खत्म हो गया, भरतवंश आज भी चल रहा है। लेकिन वो नाम आगे नहीं आ रहे हैं, वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं, वो आगे आएंगे धीरे धीरे। बहुत सारे जो हमारी पीढ़ियां हैं सभी उसी पीढ़ी को बिलोंग करती है, भरतवंश को बिलोंग करती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसे दिल्ली में कौन कौन से चिन्ह हैं, जैसे हुमायूं का मकबरा हो गया, या जहाँ पे मस्जिदें बना दी गई हैं या फिर मकबरे बना दिए गए हैं, जबकि मकबरे हिंदू कल्चर में प्लेस नॉट टू गो है, क्योंकि वहां पे लाश दबी हुई है ना, ऐसा बोला जाता है। तो हिंदुओं को दूर रखने के लिए मकबरे बना दिए गए ताकि लोग उसके पास ना जाए। जैसे ताजमहल में अभी पता लगा 4 फीट में किस औरत की लाश होगी, 4 फीट 5 फीट में, ये किसी की भी नहीं होगी। वो एक बनाया गया है ताकि उधर कोई हिंदू ना आए।
है ना? तो ये एक स्ट्रेटेजी के थ्रू लैंड एक्विजिशन आज भी चलता है। रेलवे स्टेशन पे देखते हैं आजकल कंट्रोवर्सी चल ही रहा है। रेलवे स्टेशन में बना हुआ है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मुझे बताया गया। मैं बहुत सालों से गया नहीं हूँ ट्रेन में इंडिया में, तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया कि वहां पे एक मस्जिद बनी हुई है। मकबरा, पहले मकबरा बना ताकि हिंदू जाए ना उधर, फिर उसके बाद वो हो गया। तो ये लैंड एक्विजिशन स्ट्रेटेजी है, लैंड एक्वायरिंग स्ट्रेटेजी है। ये नेटिव अमेरिकन के लिए भी यूज किया गया बाय यूरोपियंस। ये इजिप्शियंस को, इजिप्शियंस ताकि जाए ना, ये वहां पे यूज किया गया। वहां के जो पिरामिड है वो मंदिर है, जहाँ पे जो उनके साधु संत या बड़े बड़े राजा जिनको वो साधु ही मानते थे, उनके जैसे आजकल भी समाधि बनती है सन्यासियों की, भारत में भी बनती है समाधि सन्यासियों की। तो मेरा ये मतलब, आपकी पुस्तक में जब आपने राजवंश ये रिसर्च किया, इन सब जगहों के विषय में रिसर्च किया कि क्या ये जगह सही में एक्चुअली इस तरह की है, कि इनके पीछे कोई हनुमान मंदिर था, जैसे अभी हुमायूं मकबरा के जस्ट पीछे एक हनुमान मंदिर है, आज भी है। मैं मानता हूं कि वो एक ओरिजिनल स्टेशन था। ये ये उसके सामने बना दिया गया ताकि लोग उधर जाए ना, और उसको अभी एएसआई ने एक्वायर कर लिया, क्योंकि एएसआई का काम क्या है, जो भी गवर्नमेंट है उसके हिसाब से हिस्ट्री को प्रेजेंट करना, ये एएसआई का काम। लोग को एएसआई पे ब्लेम करें तो वो जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है सबको चेंज कर दीजिए 2 मिनट में। तो लेकिन हमने पिछले 10 साल में कुछ चेंज नहीं किया एएसआई में। और जो कल्चरल मिनिस्टर्स भारत के रहे हैं, एक दो से मिल चुका हूँ, मैंने उनको एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप कल्चर की बात करते हैं तो कौन से कल्चर की आप बात कर रहे हैं। तो लेकिन इन्फॉर्मेशन वही आता है जो कॉलेजेस में पढ़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलता है, यूनिवर्सिटी बोल, वहां पे तो सब कम्युनिस्ट लोग बैठे हुए हैं। वहां के लोगों को तो अमेरिका में जॉब ही नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि वो बात ही नहीं की। जैसे अमेरिका में भी उसी को जॉब मिलेगा जो यूरोपियन वर्जन बोलेगा। तो द पॉइंट इज कि व्हाट चेंजेस नीड टू बी डन, क्या चेंजेस होने चाहिए, ताकि पहले तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन आए, हिंदू कम्युनिटी सामने आए, बड़ी रिच कम्युनिटी है, दुनिया की सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी आजकल लोग बोलते हैं हिंदू कम्युनिटी को। वहां के जो रिच लोग किधर है मुझे दिखते नहीं है, क्योंकि वो सब कोई रॉल्स रॉयस खरीद रहा है, कोई ये खरीद रहा है, सारे पैसे को वापस वेस्ट को दे रहे, जहां से कमाए वहां वापस दे रहे। तो इस विषय में आप मुझे बताइए, आपकी रिसर्च के अनुसार राजवंश की जो हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के राजवंश, वो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं दिल्ली के अंदर जो एक्चुअली में बिलोंग करती है हिंदू कम्युनिटी को? सबसे बड़ी जगह है कुतुब मीनार। हम्म। और मुझे लगता है दुनिया में फेमस जगह है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में बात करते हैं, कुतुब मीनार को मुगलों ने बनवाया। अब उसका जो मेरे पास फैक्ट है, मैंने तमाम इतिहास के पन्नों को खंगाल, तो उसके हिसाब से कुतुब मीनार को किसी मुगल ने नहीं बनाया। जो दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में 273 और 300 ईसा पूर्व का एक अशोककालीन शिलालेख मिला, जिसको कहते हैं शिवालिक शिलालेख। उस शिलालेख में कुतुब मीनार, यानी कुतुब ना कहें हम, बल्कि वो लौह स्तंभ की हम बात करें तो लौह स्तंभ का जिक्र है। तो 273 और 300 ईसा पूर्व में तो मुगल को कहीं पता नहीं था, लौह स्तंभ था। फिर उसके बाद आप आइए आगे, तो आप देखेंगे कि जो लौह स्तंभ के बारे में और ये तमाम विषयों के बारे में जो बातचीत की जाती है, उसमें साफ तौर पे ये कि ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि ये स्तंभ जो है राजा मधवा का था, और राजा मधवा ने बनवाया 268 ईस्वी के आसपास, जब समुद्र के गुप्त के बेटे चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्तंभ को देखा, तो उन्होंने इसको एक, कहना चाहिए कि सुरक्षित किया। और सुरक्षित करने के बाद जब राजा अनंगपाल आए, उन्होंने जब लाल कोट का निर्माण किया, तो उस समय पर यह स्तंभ था वहां पे। तो वो स्तंभ और वो खगोली जिसको कहना चाहिए खगोली गणित की जगह थी वो, और उस जगह को अतिक्रमित करके वहां आज भी आप देखेंगे कि जहां पे आपके उर्दू में तमाम तरह की चीजें लिखी हुई, उसके नीचे संस्कृति है, उसके नीचे देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं कुतुब मीनार में। अब कुतुब मीनार से बड़ा अतिक्रमण और क्या हो सकता है? अब कौन कौन से स्थान की बात करें दिल्ली में कि मुगलों ने क्या क्या अतिक्रमण किया। हर छोटी चीज का अतिक्रमण किया उन्होंने, हर बड़ी चीज का अतिक्रमण किया उन्होंने, कोई एक नाम नहीं है। तमाम जगहों पर, महलों पर उन्होंने गुम्बद बना दिया।
और गुम्बद बना के या तो मस्जिद में तब्दील कर दिया या महल में तब्दील कर दिया। यानी उनका पूरा जो कारनामा है वो गुम्बद निर्माण का है। किसी भी ऐतिहासिक और कहना चाहिए कि जो हमारे हिंदू राजवंशों द्वारा निर्मित चीजों के ऊपर गुम्बद बनाइए और उसमें अतिक्रमण का अपना करिए। अभी आप दरगाहों की बात कर रहे हैं, दिल्ली दरगाहों से पटी पड़ी। ये किसके किसके किसी को नहीं पता। आपके निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के गेट के बगल में दरगाह बनी हुई है, सुनहरी बाग, जहां पे दिल्ली के सबसे प्राइम लोकेशन, गृह मंत्री और तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री रहते हैं, वहां पे आपके दरगाह बनी हुई है। जब मेट्रो का निर्माण हुआ तो मेट्रो के निर्माण के समय दरगाह को डिस्टर्ब नहीं किया गया, कहा गया दरगाह यथावत रहेगी और मेट्रो नीचे से गुजरेगी, दरगाह को टच नहीं किया गया। आप जिस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं उस रेलवे स्टेशन में आज भी दरगाह है। और कहाँ पे है भाई साहब? प्लेटफॉर्म के ऊपर है। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर दरगाह का मतलब तो ये हुआ कि प्लेटफॉर्म पहले बना कि दरगाह। स्वाभाविक है कि प्लेटफॉर्म पहले बना होगा तब ना ऊपर से दरगाह बनी। तो उसका कालखंड अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कब का है वो दरगाह और कौन से महापुरुष का दरगाह है। तो ये दरगाहों का शहर और गुंबदों का शहर है दिल्ली, जिसको बना दिया गया और उसी को महिमा मंडित किया गया कि दिल्ली मुगलों की, हिंदुओं राजाओं का कोई नाम लेवा नहीं। अभी आपने एक बड़ा अच्छा सुंदर बात कही कि कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट तो योजना आयोग में भी थे। जब यूपीए की गवर्नमेंट आई तो समर्थन देने के बदले उन्होंने तीन जगह मांगा: यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, योजना आयोग और तमाम शैक्षणिक संस्थाएं। यानी कि आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय था तब, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, वहां की सभी कमेटियां। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं मांगा। कांग्रेसियों के समझ में नहीं आया, कांग्रेसी सोचे अरे भाई साहब ये तो पेट्रोलियम नहीं मांग रहा, ग्रह नहीं मांग रहे, क्या मांग रही है, अरे दे दो ही, अपने से क्या लेना देना। और वो दीमक की तरह उन जगहों पर घुसे और इसके पहले जो दीमक लगी हुई थी उसको उन्होंने ऊर्जा दिया और ऊर्जा देके वो अपने एजेंडे को फिर से फलीभूत, जो एजेंडा ध्वस्त होना चाहिए, तो कांग्रेस ने उसको फिर से पाला पोसा। 2014 के बाद आप देखेंगे बहुत सारा परिवर्तन समाज के बीच में भी आ रहा है, नई पीढ़ियों के बीच में भी आ रहा है। ये सच्चाई है कि हमको बताया नहीं जा रहा। लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों की तरफ से जो पहल की जा रही है वो आगे चल के मील का पत्थर साबित हो और हमारी नई पीढ़ी के सामने वो तथ्य सामने आएंगे जिन तथ्यों से उनको अनजान रखा गया है, जिसमें पर्दा डाल के रखा, और वो तथ्य धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गए। और तब पता चलेगा कि दिल्ली क्या थी, देश क्या था, देश की संस्कृति क्या है। अब थैंक यू सो मच आज के लिए आने के लिए राकेश शुक्ला जी, और फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग। आप ये हिंदी में शो था, अब आपकी बहुत डिमांड रहती है हिंदी में बात करूं, तो हिंदी में किया है इस बार। और दो शोज कंटिन्यूअसली हिंदी में आए हैं, तो जरूर देखिए और शेयर करिए, लोगों को बताइए। और अगर आपको अपनी दिल्ली बचानी है, सही में बचानी है, दिल्ली का नाम है, दिल्ली का, अ, अगर वो बचानी है, अगर आप हिंदी का शब्द देखें, दिल्ली मतलब होता है फोयर ऑफ द हाउस, बाहर का दिल्ली। जैसे महाराष्ट्र में भी वो शब्द यूज किया जाता है, तो उसको देखेंगे तो वो घर के बाहर की जगह है ना। तो दिल्ली का मतलब इंद्रप्रस्थ के बाहर की जगह जहाँ पे लाल कोट। लेकिन ये इतिहास, ये आपको बचाना है जो वहां पे लोग रहते हैं। दिल्ली बहुत ही रिच सिटी है, भारत का बहुत ही रिच सिटी है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग एकत्रित होंगे, एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, तो फिर कार्य कुछ हो सकता है। नहीं तो सिर्फ प्रोटेस्ट करके, सोशल मीडिया प्रोटेस्ट करके, व्हाट्सएप के आर्टिकल्स फॉरवर्ड करके, उससे ये काम नहीं होने वाला। ये काम, इस काम के लिए आपको, बोलते हैं ना, रोल ऑफ द स्लीव्स, अपना मोड़िए और सड़क पे उतरिए। बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्यादा आनंद आएगा। लोग आजकल घूमते हैं, पेड़ लगाने निकल चुके हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न मॉडल चल रहा है, पेड़ निकालो। सारा एनवायरनमेंट बर्बाद किया वेस्टर्न कंट्रीज ने, और हमको बताया आप पेड़ लगाओ। और हमारे लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पेड़ लगाने के लिए सड़क पे निकले हुए हैं। ये कॉमेडी सीन है। अरे आपको, आप पेड़ भी लगाइए, साथ में जो पुराने पेड़ हैं उनको तो बचाइए। ये पेड़ है इतिहास के सिंबल्स, उनको भी बचाइए। और आप में से जो लोग गए नहीं है महाभारत कालीन मंदिर, 5 मंदिर दिल्ली में आज भी महाभारत कालीन है। एक घटोत्कच का मंदिर है जो लाल कोट के पीछे है। एक हनुमान जी का मंदिर है जो कनॉट प्लेस में है।
तो वो उस सब मंदिरों में जाइए, उनको देखिए कितना वहां पे क्या कंडीशन है अभी आजकल, और उसको हेल्प करिए। जिस कनाट पे हनुमान मंदिर की आप बात कर रहे हैं, खड़क सिंह मार्ग पे है, उनके बारे में इतिहास में जो दर्ज है वो ये है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन के ध्वज पे वो विराजे हुए थे, रथ के ध्वज पे विराजे हुए। और जब भारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन रथ लेके निकले, तो हनुमान जी ने वो श्री कृष्ण रथ लेके निकले, तो हनुमान जी ने श्री कृष्ण से कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप तो सदैव विराजमान रहेंगे, लेकिन अभी आराम करने के लिए आप यहाँ स्थापित हो जाइए। और तब हनुमान जी इसी खड़ग सिंह मार्ग जो कनाट प्लेस है वहां पे विराजित हुए, और आज भी विराजे हुए हैं। वही चमत्कारी मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर। और मैं तो इस बार गया, इसको देखा, उसका वीडियो भी आने वाला है हमारे शो पे, देख सकते हैं लोग। और और मतलब कहने का यही है कि आप जाइए वहां पे और सेवा करिए वहां पे, देखिए कितना ज्यादा लैंड एनक्रोचमेंट है हर जगह। और लोगों से बात करिए, धन को यूज करिए अपना, यही तो पुरुषार्थ बोलते हैं इसको, अपने धर्म। आपने जो मेहनत से धन कमाया है उसको धर्म के लिए यूज करें। अगर आप धर्म के लिए यूज नहीं करेंगे तो वो फिर यूज हो जाएगा काम के लिए। तो धन तो कहीं यूज होना ही है। तो उस पर आप यूज करिए, और फिर हम लोगों को बताइए कि फीडबैक, हमारे साथ जुड़िए। और जो अमेरिकन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, उन लोगों से मेरी यही विनती है, सतौली के साथ जुड़िए। और हम लोग यही काम करते हैं अभी आजकल, और बहुत सारी चीजें हम बताते नहीं है जो हम करते हैं। और तो इसलिए अगर आपको पता लगाना है हम क्या क्या कर रहे हैं, तो आपको हमारी टीम के साथ रहना पड़ेगा, तो आपको पता लगेगा ऑन द ग्राउंड हम क्या कर रहे हैं। नमस्ते एंड थैंक यू। ये नमस्कार। मेरी पुस्तक है, अरे सभी आप लोग पहले दिखा इंटरनेट पे सकते थे। उपलब्ध है। अच्छा, सब क्या नाम लोग है? सब लोग इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। दिल्ली में हिंदू और इसी समाज में का आपको, स्वर्णिम काल। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है? नहीं, ये हमने निशुल्क रखा है अरे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसको मैंने इंटरनेट पे भी रखा हुआ है, इंटरनेट पे फ्री में भी पढ़ा जा सकता है। आप मुझे और लिंक भेज उसमें दीजिए, मुझे मैं लिंक आपको भेज लिंक भेज जी। दीजिए। ठीक है। ये राकेश शुक्ला जी का गिफ्ट है आप सबके लिए। इन्होंने रिसर्च किया है, लिखा है, लेकिन निशुल्क है, मीन्स फ्री है। तो आप यूज कर सकते हैं, सबको फ्री का अच्छा लगता है तो देखिए इसको। अगर डोनेशन देना चाहें इनको दे सकते हैं, इनका ट्विटर हैंडल भी है राकेश शुक्ला जी का, तो आप दे सकते हैं। इनका एक नॉन प्रॉफिट चलता है, दर्शन। आप उधर भी डोनेशन दे सकते हैं ताकि इनका कार्य आगे बढ़ता रहे। मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा प्लीज। आदित्य जी, कि दर्शनम करके मैंने एक संस्था शुरू की जब लॉकडाउन लगा। हाँ हाँ। तो उस समय पर दर्शनम संस्थान मैंने शुरू किया, और मैंने फिर क्या किया कि देश भर के ऐसे शिवलिंग के बारे में मैंने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, जो शिवलिंग बड़े प्राचीन है, 10-10 12-12 15-15 हजार साल पुराने हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता। उस डिस्ट्रिक्ट के लोग भी नहीं जानते। भाई, हमारे यहाँ महाकाल के बारे में, बाबा विश्वनाथ जी के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन आपके उज्जैन में 84 ऐसे शिवलिंग हैं जो महाकाल से भी प्राचीन है, उनके बारे में कोई नहीं जानता। तो मैंने 1100 शिवलिंगों का डाटा कलेक्ट किया, और उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि इंटरनेट के माध्यम से एक वेबसाइट बना के उसको मैं दूं, जिससे जो भी व्यक्ति जिस शहर में जाए तो एक बार उस मंदिर में दर्शन करने जरूर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, शेयर करिए, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था। अंत तक देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, थैंक यू।